Hello students and friends, welcome back to our series of video classes for the subject of physics, and today we are back with our lecture number 8 from first unit and chapter work, energy and power. So students, the topic we are going to start today is mechanical energy and its different forms. Yes, the topic is mechanical energy and its different forms. So students, हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिया था एंड वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी वाज मैकेनिकल एनर्जी. उनमें से एक फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी भी था. ठीक है. और मैकेनिकल एनर्जी वी डिफाइंड इन द लास्ट क्लास. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी possessed by an object या possessed by a body due to its state of motion or due to its position or configuration is known as its mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी मेनली टू टाइप्स की होती है ना, डिफरेंट फॉर्म्स. तो उसके दो मेन फॉर्म्स होते हैं. क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. बेटा पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे. सो मैकेनिकल एनर्जी इट इज ऑफ टू टाइप्स. क्या क्या है इसके टाइप्स? इसके टाइप्स हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. अभी पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. ठीक है. सो हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की हेडिंग में क्या क्या आने वाला है हमारे पास. ठीक. सो वी विल स्टार्ट विद द हेडिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy. So definition for potential energy: the energy possessed by an object due to its position or due to its configuration. दो चीजें बोल रहे हैं यहां पर. Two points are included in this definition. क्या क्या points है? The energy possessed by an object due to its position. या तो उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास कोई एनर्जी होगी, या उसके configuration or due to its configuration. Now what is the meaning of configuration? यहां पर बेटा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आपने उसको किस तरह से रखा हुआ है. इस बात पर भी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है. ओके. सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है. स्प्रिंग को अगर आप रिलैक्स्ड स्टेट में रखोगे, अगर आप उसको रिलैक्स्ड स्टेट में रखोगे, एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग अ स्प्रिंग. ऐसे मैंने एक स्प्रिंग रख दिया है रिलैक्स्ड स्टेट में. तो अभी इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसके पास कोई एनर्जी नहीं है. लेकिन अगर आप इसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, ये कंप्रेस्ड स्टेट है इसका. कंप्रेस्ड स्टेट कैसे किया मैंने इसको कंप्रेस? मैंने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है हैवी सा, जिससे कि ये कंप्रेस हो जाए. अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, अगर मैंने इसको भी दबा के रखा हुआ है और मैं इसको रिलीज करूंगा यहां से, as soon as I release it, ये स्प्रिंग वापस अपने रिलैक्स स्टेट पे आएगा और ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था इट विल फ्लाई अप, ये ऊपर हो जाएगा. ठीक है. मतलब इसके पास क्या आ चुकी है? इस ऑब्जेक्ट के पास इट हैज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है इसके पास. काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इस पे मोशन है ना, अगर इसके पास मोशन है तो इसके पास काइनेटिक कहां से आई? इसके पास मोशन है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है. कहां से आई वो एनर्जी? इस स्प्रिंग के कंप्रेस्ड स्टेट से आई, यहां से. मींस जब आपने स्प्रिंग को रिलैक्स रखा उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी. जब आपने उसको कंप्रेस्ड स्टेट पे रखा मींस आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी थी और वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके. स्प्रिंग्स की इस तरह की एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी.
पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से और आती है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर ले जाके रखेंगे तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो कौन सा टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है? दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी से आई है ना वो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेरियस टाइप्स, अभी दो मैंने आपको बताया है, आपके सिलेबस में ये दो जानने ही काफी है, ठीक है ना। So potential energy of various types, two of them are elastic potential energy, which is the potential energy of a compressed spring. Okay, compressed या stretched spring में भी इस तरह की एनर्जी होती है। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तब भी उसके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी, ठीक है। नॉर्मल लेंथ से उसको हटा दो उसकी, या तो उसको कंप्रेस कर दो या स्ट्रेच कर दो, आपकी स्प्रिंग में एनर्जी आ जाती है। ओके, इसी तरीके से रबर बैंड में भी होता है, ठीक। रबर बैंड के साथ बच्चे मुझसे खेल करते हैं ना कि किसी के चीज पे लगाया रबर बैंड और खींच के छोड़ दिया, ठीक। कौन सी एनर्जी से हिट करता है रबर बैंड? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो हिट करता है चीज, ठीक। सो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी हमारा हेडिंग चल रहा है अभी, और पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास दो टाइप्स आ चुके हैं, हमने डिस्कस की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दीज टू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में से हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को याद करना है और ड्राइव भी करना है। ओके, सो हमारा हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हमारा हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो अभी करेंगे सर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहां है? बेटा उसका फॉर्मूला और उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन भी 11th क्लास में आएगा, ठीक है। अभी 10th क्लास में इतना ही करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उसको ड्राइव भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने डिस्कशन पिछली क्लासेस में भी किया था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट के थ्रू उठाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है, जब आप उसको लिफ्ट अप करते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक। किस तरह से होती है? बेटा जब हम उसको ऊपर ले जाने के लिए कुछ वर्क करते हैं ना, वो वर्क जो हमने किया वो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनके उसके अंदर सेव हो जाता है। इट मींस वर्क डन टू लिफ्ट इट अप इज नॉट वेस्टेड। उसको ऊपर उठाने में किया गया काम वेस्ट नहीं होता, वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनके उसी के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल उठाते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से h हाइट तक ऊपर उठाया जाएगा। सपोज दिस इज अर्थ सरफेस, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, और उसको मैं लिफ्ट करके यहां तक ले आया सच दैट कि इसकी जो हाइट है वो अब h है। कहां से? अर्थ से, अर्थ के सरफेस से। बहुत दूर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। हाइट इज नॉट वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। जब इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो मुझे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगानी होगी ना। क्यों लगानी होगी? चेक करते हैं उसको कि वो फोर्स आपको क्यों लगानी होगी। सपोज हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं और अभी यहां नहीं, रास्ते में है। बेटा एक ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लग रहा होता है, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर आपको वो फोर्स फील करके देखना है, सपोज आई एम हैविंग अ बॉल, मैं उसको ऊपर लेकर जा रहा हूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या चाहता है कि ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ गिर जाएं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहां छोड़ दोगे, इट विल फॉल डाउन, इट विल फॉल डाउन। तो इट मींस इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स तो लगी रही है, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब अगर तुम चाहते हो कि इसे ऊपर लेकर जाना है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगानी होगी ना, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना होगा, और वो फोर्स एटलीस्ट कितना होगा? जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है उतनी फोर्स तो लगाओगे तभी ये ऊपर उठेगा, अदरवाइज ये ऊपर नहीं उठ पाएगा, ठीक है। सो ये लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स है जो हमें यहां अप्लाई करना ही होगा, ठीक। अब इस फोर्स को आपने लगाया और वर्क किया,
आपने फोर्स कैसे लगाई? अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखो अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी चाहता है कि नीचे जाए, आप चाह रहे हो कि ऊपर जाए। सो हमारी फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और इस फोर्स से जो वर्क होगा इसको ऊपर तक लेकर जाने में, वही वर्क इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनके सेव हो जाएगा इसका। ठीक है, इट मींस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन जो इस फोर्स ने वर्क किया वो किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी in lifting an object upward gets saved as its gravitational potential energy, gets saved as its gravitational potential energy। so इसी बेस को यूज करके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को ट्राई कर लेते हैं। बेटा जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो हम डेरिवेशन को हमेशा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से, मतलब उसकी डेफिनेशन या स्टार्टिंग फॉर्मूला से, बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन इजीली हो जाता है। ठीक, और ये डेरिवेशन 2 स्टेप्स में हो जाएगा, वेरी इजी, बहुत आसान है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें, बस जो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म बहुत आसान है इसका। ठीक, डेरिवेशन क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म होता है डेरिवेशन। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज वर्क डन अगेंस्ट gravity is given as work done against gravity। work done का बेसिक फॉर्मूला वी ऑल नो, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एंगल। सो फोर्स तो F है, डिस्प्लेसमेंट h है और एंगल 0 डिग्री। ये 0 कैसे हुआ सर? देखो बेटा मोशन इधर ही हो रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, और आपने जो ये फोर्स लगाई हुई है ये भी ऊपर है, दोनों चीज ऊपर, तो इनके बीच में एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। cos 0 ये रहा, cos 0 की वैल्यू होती है +1। सो फोर्स हो गया mg, फोर्स तो mg है ना, और डिस्प्लेसमेंट h है इनटू 1। ये mg फोर्स जो है ये क्या है? लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स है, इसे आप साइड में लिख सकते हैं। दिस इज लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स जो हमें लगानी ही होगी, इतनी फोर्स नहीं लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, ऊपर नहीं जाएगा। सो वर्क कितना आ गया बेटा? mgh आ गया ना वर्क। यही वर्क कहां जाता है? इसके अंदर सेव हो जाता है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस वर्क डन इज stored as gravitational potential energy of the object at height h। h हाइट पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन के ये वर्क सेव हो गया। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। h हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ये आप याद करें। और रिमेंबर दिस हाइट h इज नॉट वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द अर्थ, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब आप इसको उठाकर ऐसा नहीं करते ना कि चांचर ले जाओगे। ठीक, स्मॉल हाइट सी होती है। सो स्टूडेंट्स इसको जल्दी से कॉपी करें और फिर इसके आगे देखते हैं क्या है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब वो अर्थ के सरफेस पर होगा 0 होती है, क्योंकि वहां उसकी हाइट 0 हो जाएगी ना। h को 0 कर दोगे, हाइट विल बी 0, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। सो हमने ये अज्यूम किया है कि सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और फिर जितनी हाइट आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे उतनी ज्यादा ही उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी। ठीक है, अभी इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे चल कर लेते हैं। h हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से h1 हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहां mgh1 यहां। ओके, और अगर आप इसको और ऊपर ले जाते हैं इस हाइट पर विच इज h2, इस हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? u2 इज इक्वल्स टू
mgh2। इन दोनों पॉइंट्स पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh2 माइनस mgh1, ओके। और इसका सिंबल हो जाता है डेल्टा U, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चेंज हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये यूज होगा आपका न्यूमेरिकल्स में। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि दो हाइट्स हैं अगर h1 h2, तो उनमें से जो भी फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ओके। mgh2 माइनस mgh1, ये चेंज जो हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, ये किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जब कन्वर्ट होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल आप कुछ नहीं करेंगे इसमें, ओके। सो स्टूडेंट्स, इतना याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर mgh होती है, h1 हाइट पर mgh1 होती है, h2 हाइट पर mgh2 होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर ही है अर्थ के, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कब एप्लीकेबल है? जब आप अर्थ के आसपास ही हैं, बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। द हाइट h इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द अर्थ, ये याद रखिएगा। सो ये हमारा हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन और उसका फॉर्मूला, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला चेंज जब आप उसको एक हाइट से दूसरी हाइट पर लेकर जाते हैं, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा पार्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग विल बी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी हमें क्या करना है? इसका फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब उसकी स्पीड की वजह से उसके अंदर जो भी एनर्जी आ जाती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है उसकी, ओके। और फॉर्मूला आपको याद है, इसका फॉर्मूला तो बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इस फॉर्मूले को भी ड्राइव करेंगे, कैसे आएगा ये फॉर्मूला, ओके। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना होगा? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सपोज ये स्ट्रेट रोड है और एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी कार हो सकती है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट को मैं पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेकर जाऊंगा। अभी ये पोजीशन ए पर था और मैंने इसको पोजीशन बी तक लेकर आना है। इसको यहां से यहां तक लेकर जाओगे तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एस। और जब आप इसको लेकर जाएंगे तो कोई फोर्स तो लगाएंगे ना जो इसको लेकर जाएगी यहां से। विदाउट फोर्स क्या ये मूव करेगा? अभी रेस्ट पर था, इसको यहां तक लाना है, विदाउट फोर्स कैसे पॉसिबल है इसको लेकर जाना? फोर्स तो लगेगी, ठीक। तो जब आप इसको फोर्स लगाकर यहां से लेकर जाएंगे, अभी ये रेस्ट पर है, इट इज एट रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी इज 0। और जब यहां तक लेकर आओगे इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ तो हो जाएगी, ठीक है। जब ये चलकर आ रहा है तो कुछ तो स्पीड या वेलोसिटी इसकी होगी, दैट फाइनल वेलोसिटी इज v। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v, u0, इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके। सो इसको आप कैसे ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स in moving an object from its state of rest through a displacement s becomes kinetic energy of the object, okay. Work done by the external force in bringing it from one position, in bringing it from its position of rest to a final position through a displacement s is equal to the kinetic energy of the object at this point, at the final position, okay. So इसको करते हैं, work done by external force in bringing an
object from its initial state of rest to its final state through a displacement is equal to its kinetic energy at its final position. और ये वर्क डन निकालना है आपको. सो दिस वर्क डन इज गिवन एज, सो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल. तो फोर्स क्या लगाई हमने, F, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S, और एंगल तो cos 0 आएगा ना. देख लो, फोर्स भी इधर लगा रहे हो, मोशन भी इधर हो रहा है, दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल इज 0. अब फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, ma, F is equals to ma, mass into acceleration, where m is the mass of the object. फोर्स की जगह ma into s into 1, where m is mass of object और a क्या है, a है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. यहां पर लिख लो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ये m और a है. ओके, अब स्टूडेंट्स हम यहां पर यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square minus u square is equals to 2as. थर्ड वाली यूज करने वाले हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या है वो, v square minus u square is equals to 2as. इस s के लिए यूज करेंगे. ओके, इस s के लिए. सो s यहां से क्या लिख सकते हो, v square minus u square upon 2a. इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा अपनी इस इक्वेशन में. मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है. सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, so work done is equal to ma into s की जगह ये लगाने वाले हैं हम लोग अपॉन 2a. अब देखो a से तो a कैंसिल हो गया ना, और u क्या है, u 0 है, u को 0 कर दो. सो u को 0 कर दो, m v स्क्वायर, u तो 0 हो चुका, भूल जाओ, m v स्क्वायर अपॉन 2. और दिस वर्क डन बिकम्स काइनेटिक एनर्जी. यही तो लिखा है, दिस वर्क डन बिकम्स काइनेटिक एनर्जी. दिस वर्क डन बिकम्स काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, चेक करो, ये हाफ mv स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है. देखो हाफ mv स्क्वायर ही लिखा हुआ है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब आप उसको उसके रेस्ट वाले स्टेट से एक दूसरी फाइनल पोजीशन तक लेकर गए बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स F, उसको डिस्प्लेसमेंट S कराकर. ठीक है, अब इसकी फाइनल स्पीड v है, तो v स्पीड और m मास के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. v स्पीड और m मास के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. ओके, सो ये डेरिवेशन जल्दी से कॉपी करें, आगे देखते हैं. अभी इस डेरिवेशन में और 2-3 बातें आपको बतानी है मेरे को. सो स्टूडेंट्स, मेन कॉन्सेप्ट यही है, ये स्टेटमेंट जॉब ने दिया है. ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट. रेस्ट से स्टार्ट कराया था, रेस्ट से u is equals to 0. ठीक है, टू इट्स फाइनल स्टेट थ्रू डिस्प्लेसमेंट s is equal to the kinetic energy of at the final position. kinetic energy कहां पर,
यहां पर है ये काइनेटिक एनर्जी, यहां फाइनल पोजीशन पर, याद रखिएगा यहां नहीं है काइनेटिक एनर्जी, या बीच में किसी पोजीशन पर नहीं है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो आपने निकाला है हाफ mv स्क्वायर, वो यहां है इस टाइम जब उसके पास स्पीड v और मास m है। ठीक है, इससे पहले उसकी स्पीड तो कम होगी ना, ठीक, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई और अब v हो चुकी है। तो इस पोजीशन पर हमने काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला ड्राइव करा है, ये फॉर्मूला इस पोजीशन पर एप्लीकेबल है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो हमें फोर्स लगाना होता है, उस फोर्स से जो वर्क हुआ वो वर्क उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, वो वर्क उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख रहे हो आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं, वर्क ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप स्पीड देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होती हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में 3 फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये टॉपिक आज ही फिनिश करते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है सर? बेटा ट्रांसलेशनल वर्ड एज वी नो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, जिसका फॉर्मूला भी आपने ड्राइव किया है। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रोटेशन कर रहे हैं, जो रोटेशन कर रहे हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ अ व्हील, कोई व्हील किसी व्हीकल का व्हील है वो रोटेशन अगर करेगा तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब जिस तरह का मोशन उसी तरह की काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल मोशन है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल मोशन तो आपने अच्छे से किया है अभी पीछे, ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा है हमारा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी मेन पोजीशन पर ही वाइब्रेट कर रहा है, मान लो आपने एक वायर को टाइट कर दिया 2 पॉइंट्स के बीच में, ये टाइट कर दिया, एक रबर बैंड या एक वायर, और उसको बीच से प्लग कर दिया तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, जिसे गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल मोशन, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें से आपको सिर्फ ये फॉर्मूला करना है। और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म में से आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला करना है, U = mgh। ओके, so students, with this we have concluded our class today, and if you are facing any problem in today's class, beta you may send a message on my WhatsApp number, I will try to reply as soon as possible। और आप कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर, I will try to reply as soon as possible। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इन क्लासेस की हेल्प से टॉपिक्स को सीखने के बाद अपनी बुक्स के क्वेश्चंस भी करें। बेटा जब आप क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको रियलाइज होगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तभी आप अपनी स्टडीज में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि हम क्लासेस कर रहे हैं लेकिन उन क्लासेस का कोई खास यूज नहीं रह जाएगा। ठीक है, बेटा क्वेश्चंस करना मस्ट है, क्वेश्चंस ही तो करने हैं आपको बोर्ड के एग्जाम्स में बैठेगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस कीजिए, विदाउट डूइंग द क्वेश्चंस आपको रियलाइज नहीं होगा कि आप ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं। सो विद दिस वी कंक्लूड द क्लास टुडे एंड विश टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।